हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लोग का क्लास जो है वो एक दो दिन से ड्रॉप था, मगर आज से पुनः इस क्लास की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज जो है वह हम लोग 1857 ईस्वी से संबंधित एक टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है 1857 ईस्वी के क्रांति का स्वरूप। ठीक है दोस्तों, जनरली 1857 ईस्वी की क्रांति से लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मगर यदि आप लोग पीसीएस के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या किसी यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, तो आप लोगों को 1857 ईस्वी के क्रांति के स्वरूप के महत्व के विषय में अवश्य ही पता होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो महत्व है बहुत ही व्यापक है। ऐसे जनरली जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वह 1857 ईस्वी के क्रांति के कारण एवं परिणाम के बारे में बताते हैं एवं उसका कुछ विस्तार भी बताते हैं, मगर 1857 ईस्वी के क्रांति का क्या स्वरूप रहा इसके बारे में हमें बहुत कम ही टीचर बता पाते हैं। और हमारा भी एक कल्चर बन चुका है कि जो चीज टीचर पढ़ाएंगे उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी यदि आप लोग सेल्फ स्टडी अच्छे से करिएगा तो उसमें आपको 1857 ईस्वी के क्रांति के स्वरूप के बारे में बहुत ही विस्तार से देखने को मिलेगा, और इसका सभी प्रकार के एग्जाम में, विशेषकर मेंस के एग्जाम में बहुत ही महत्व रहता है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 1857 ईस्वी के क्रांति का स्वरूप क्या रहा था। ठीक है, स्वरूप का मतलब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें आगे बढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि 1857 ईस्वी के क्रांति का स्वरूप अर्थात यह कि उस समय, यानी जिस समय यह क्रांति संचालित हो रहा था, चल रहा था, ठीक है, अपने चरम सीमा पे था, वह लोगों के नजर में देखने में कैसा था। ठीक है, अर्थात उस समय के लोग जो कि उस समय जीवित थे, उस समय यानी उसके समकालीन थे, उनके नजर में यह क्रांति एक कैसा क्रांति था, उसी को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि दोस्तों अभी तक उस समय के कोई भी व्यक्ति हमें जीवित प्राप्त नहीं मिलता है। ठीक है, यानी किसी उस समय के जीवित व्यक्ति से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, तो हमारे इतिहासकार इस समय की जो भी घटनाएं हैं उस पर अपनी कल्पना व्यक्त करते हैं, और उसमें जो सबसे वास्तविक होता है, यानी जिसमें सबसे अधिक प्रामाणिकता होता है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ यदि हम लोग साम्राज्यवादी विचारधारा के इतिहासकारों को ले तो उनके हिसाब से यह जो 1857 ईस्वी का क्रांति था वह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, क्या था दोस्तों? तो सैनिक विद्रोह था। ठीक है, यह देखिए, यह किनके विचारधारा के मतलब द्योतक था? तो यह साम्राज्यवादी विचारधारा के जितने भी इतिहासकार हैं, ठीक है, उनका यही मानना है कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, यह क्रांति एक व्यापक महत्व वाला क्रांति न होकर के एक सैनिक विद्रोह मात्र था। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जॉन लॉरेंस एंड सीले। ठीक है, 1857 ईस्वी के क्रांति के विषय में यदि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को अटेंड कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें आप लोग पाएंगे कि जॉन लॉरेंस और सीले जो था वह अंग्रेजों का एक सेनापति हुआ करता था, जो कि उस समय की क्रांति को दबाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो यहाँ पे यदि उन लोगों की हम लोग बात करें तो उन लोगों के अनुसार 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वह एक सैनिक विद्रोह थी। ठीक है, मगर अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग विश्लेषण करेंगे यदि इसका, तो हम लोग पाएंगे कि 1857 ईस्वी का जो क्रांति है वह केवल सैनिक विद्रोह ही नहीं था, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो सैनिक 1857 ईस्वी की क्रांति थी उसकी शुरुआत बैरकपुर छावनी से हुई थी। ठीक है, और वही धीरे धीरे प्रज्वलित होकर के मेरठ तक पहुंची, और वहीं से, मेरठ से ही इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है, और सर्वप्रथम सैनिकों के ही द्वारा इस आंदोलन का सूत्रपात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली जाकर के उन लोगों द्वारा बादशाह जो उस समय के होते हैं मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, उनको बादशाह घोषित कर दिया जाता है पूरे भारत का। ठीक है, और वहां से बहादुर शाह जफर
क्रांति का नेतृत्व करते हैं, परंतु उसके सूत्रपात किसके द्वारा किया जाता है? तो सैनिकों के द्वारा। और उसी को आधार मानकर जॉन लॉरेंस और सीले का कहना है कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति है वह एक सैनिक विद्रोह था। परंतु दोस्तों यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस आधार पे जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा इस क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा जाता है, वही झूठा साबित तब हो जाता है जब हम लोग यदि इसका गहन से अध्ययन करते हैं और उसमें पाते हैं कि पंजाब के जो सिख रेजिमेंट हुआ करता था उसके द्वारा इस क्रांति को दबाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, जबकि जो सिख रेजिमेंट था वह भी दोस्तों एक सैनिक ही थे। ठीक है, इसके अलावा अवध के भी बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जिनके द्वारा इस विद्रोह को दबाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। इसके अलावा दोस्तों मध्य भारत के भी बहुत सारे सैनिक रेजिमेंट ऐसे थे जिनके द्वारा इस क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अब देखिए दोस्तों, कुछ सैनिकों के द्वारा केवल इस क्रांति का सूत्रपात किए जाने के आधार पर हम लोग यह नहीं कर सकते हैं कि यह जो क्रांति था वह एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि सैनिक विद्रोह हम लोग तभी कह सकते हैं जब हमारे भारत देश के संपूर्ण सैनिकों का इसमें सहयोग हो और उनके द्वारा इसमें एक सक्रिय भागीदारी निभाई जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका मतलब व्याख्या करेंगे कि सैनिक विद्रोह किसके आधार पर कहा गया। तो साम्राज्यवादी विचारधारा के जितने भी लोग थे जैसे जॉन लॉरेंस और सीले, उनके द्वारा सैनिकों के द्वारा इस क्रांति के आगाज किए जाने के आधार पर इसे सैनिक विद्रोह कहा गया। परंतु यह सैनिक विद्रोह पूर्णतया नहीं है क्योंकि इसमें भारत के संपूर्ण सैनिकों की भागीदारी नहीं थी। ओके, अब दोस्तों हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि अगला जो इसका स्वरूप है वह क्या है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके अगला जो विचारधारा है उसके अनुसार 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वह सामंतवादी यानी सामंती विद्रोह था। ठीक है, सामंती विद्रोह था। अब दोस्तों यहां पे गौर फरमाइएगा, यह देखिए मैंने अगला पॉइंट लिखा है कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति है वह सामंती विद्रोह था। यह देखिए मैं नहीं बता रहा हूं, यह हमारे भारतीय कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनके अनुसार उन्हें लगता है कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वह एक सामंती विद्रोह थी। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि यह किस हद तक सत्य है, परंतु सबसे पहले हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे कि इन्होंने यानी जिस विचारधारा के लोगों ने सामंती विद्रोह करार दिया है इस क्रांति को, वो मतलब किस आधार पे इसे करार दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार का यहाँ पे नाम जानेंगे जिनके अनुसार 1857 ईस्वी की क्रांति जो थी वह सामंती विद्रोह थी। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला मैं नाम लिखूंगा डॉक्टर ताराचंद का। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर ताराचंद। ये दोस्तों जो डॉक्टर ताराचंद है वह हमारे भारतीय इतिहासकार हैं। ठीक है, इनका हमारे भारतीय इतिहास को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका कहना है कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो थी वह सैनिक विद्रोह नहीं थी बल्कि यह एक सामंती विद्रोह थी। इसका मतलब तर्क देते हुए उनका कहना है कि इस क्रांति का जो भी महत्वपूर्ण नेतृत्व करता थे वह एक सामंत थे। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बाबू बीर कुंवर सिंह। ठीक है, जो कि आरा जगदीशपुर के जमींदार थे यानी सामंत थे। तो इनका कहना है कि लगभग जितने भी नेतृत्व करता थे 1857 ईस्वी की क्रांति के समय वो कौन थे? तो सामंत थे। और इसी आधार पे डॉक्टर ताराचंद इसे सामंती विद्रोह करार दे दिया। परंतु दोस्तों जब इसका हम लोग खंडन करेंगे तो इसके पीछे हम लोग यह तर्क देंगे कि भले ही डॉक्टर ताराचंद ने बाबू बीर कुंवर सिंह जैसे आदि नेतृत्वकर्ताओं के आधार पर इसे सामंती विद्रोह करार दे दिया है, परंतु हम लोग तब तक इसे पूर्ण रूप से सामंती विद्रोह करार नहीं देंगे जब तक कि उसमें भारत के संपूर्ण जमींदारों की एक सक्रिय भागीदारी न हो। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। यहां पे हमारा कहना है कि हम इस क्रांति को
यानी 1857 ईस्वी की क्रांति को तब तक सामंती विद्रोह करार नहीं देंगे जब तक कि हमारे भारत देश के संपूर्ण जमींदारों की यानी लगभग अधिकांश जमींदारों की एक सक्रिय भागीदारी ना हो। क्योंकि हम सभी यदि 1857 ईस्वी की क्रांति का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि भारतीय जितने भी सामंत थे उनका इसमें कोई सक्रिय भागीदारी नहीं था। यानी कुछ सामंतों को यदि हम लोग छोड़ दें तो अधिकांश सामंत जो थे वह अंग्रेजों के चाटुकार बने हुए थे और कहीं ना कहीं वे अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे। और जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिए हुए थे उनके पीछे पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। जैसे ग्वालियर के जो सिंधिया परिवार था उससे तो आप लोग परिचित ही होंगे, ठीक है। सिंधिया परिवार के भी द्वारा अंग्रेजों का पक्ष लिया गया और जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे उनको दमन करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने इसका तो खंडन कर दिया, परंतु इसके बावजूद भी कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो कि इसके अलावा 1857 ईस्वी की क्रांति का कुछ अलग स्वरूप बताते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां पे। देखिए हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है। हम लोगों ने सैनिक विद्रोह को देख लिया, ठीक है। उसके बाद सामंती विद्रोह को देख लिया। इसके बाद हम लोग अगले स्वरूप पे चर्चा करते हुए देखेंगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पे कुछ ऐसे भी व्याख्या करता है जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार देते हैं, ओके। अब देखते हैं हम लोग कि किस आधार पे वे लोग हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसे करार देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसे हम लोग इसका खंडन करने का प्रयास करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार दिया गया, ओके। तो इसमें सबसे जो पहला नाम आता है वह है जेम्स आउटरम का, ठीक है। किसका नाम आता है? तो जेम्स आउटरम का, ओके। इसके बाद अगला नाम आता है विलियम टेलर, ठीक है दोस्तों। यह नाम बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह यदि वनडे एग्जामिनेशन भी आप लोग देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, ठीक है, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस इतिहासकार के अनुसार या किसके अनुसार 1857 ईस्वी की क्रांति एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मात्र था। तो उस समय आप लोगों को यह पॉइंट बेहद काम आने वाला है, तो इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जेम्स आउटरम और विलियम टेलर के द्वारा यह कहना है कि वही हिंदू और मुस्लिम जो कि 1857 ईस्वी के पहले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और एक दूसरे का जान ले लेने के लिए उत्सुक थे, वही कैसे 1857 ईस्वी में एकजुट होकर के और एक क्रांति का स्वरूप खड़ा कर दिया, ठीक है। यानी इनको डाउट है कि हम जिस हिंदू और मुस्लिम को सांप्रदायिकता के आधार पे लड़ाया करते थे वही आखिर किस आधार पे एकजुट हो जाते हैं और हमारे ही विरुद्ध, जो कि हम लोग उनकी मदद किया करते थे और हमारे ही विरुद्ध उनके द्वारा एक क्रांति छेड़ दिया जाता है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा रहस्य होगा, ठीक है। और इसी डाउट के आधार पे इन लोगों के द्वारा इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार दे दिया गया। परंतु दोस्तों जब हम लोग इसका खंडन करेंगे तो इसके पक्ष में बताएंगे यह कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र नहीं था, ठीक है। क्योंकि यदि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र होता तो यहां पे हिंदुओं का अलग और मुसलमानों का अलग, ठीक है, अपना अपना एक अधिकार का बंटवारा होता, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई षड्यंत्र रचता है और दो गुट होता है तो वहां पे दोनों के हित अलग अलग होते हैं और उनका यह मानना होता है कि यदि हम लोग अपने मकसद में कामयाब हुए तो वहां पे हम लोगों के ऐसे ऐसे अधिकार होंगे, ठीक है। परंतु यहां पे दोनों के बीच अधिकारों का कोई ऐसा बंटवारा देखने को नहीं मिलता है।
यहाँ पे दोनों भले एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत करते हैं, परंतु यहाँ पे दोनों की कोई आपसी स्वार्थ नहीं रहती है। दोनों के मन में बस एक ही भावना रहती है कि हमें अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा पाना है और जल्द से जल्द हमें अपने मातृभूमि को इनके चंगुल से आजाद भी करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पे हिंदू और मुस्लिमों के बीच कुछ ऐसा षड्यंत्र नहीं मिलता है और ना ही इनके बीच के षड्यंत्र का कोई प्रमाणिक आधार भी मिलता है। फिर हम लोग काल्पनिकता के आधार पे यह नहीं कर सकते हैं कि जो इतनी व्यापक स्तर पर क्रांति हुई थी 1857 ईस्वी में, इसे एक षड्यंत्र नाम दे दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इनकी विचारधारा से भी संतुष्ट नहीं होते हैं और पुनः अगले विचारधारा की ओर रुख मोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे अगली विचारधारा को। ठीक है, जिसके आधार पे इसे सुनियोजित विद्रोह करार दिया गया है। ओके, देखिए दोस्तों, 3 पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया था। अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे जिसके आधार